नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग गद्य शिक्षण के परिचय के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन एवं मौन वाचन, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसकी अवधारणाओं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग वाचन को समझें। वाचन क्या होता है? वाचन किसको कहते हैं? वाचन जो है वो संस्कृत के वाक धातु से बना है। संस्कृत के वाक धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना, वाणी, जिसका मतलब होता है बोलना, वाणी। तो वाचन के बारे में कहा गया है कि लिखे हुए या छपे हुए, लिखे हुए या छपे हुए जो वर्ण हैं उसको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसको हम बोलना कहते हैं, उसको हम वाचन कहते हैं। लेकिन ये सामान्य अर्थ में वाचन का ये मतलब नहीं है कि जो लिखा हुआ है या जो लिपिबद्ध किया हुआ है उसको पढ़ लेना केवल वाचन कहलाता है। वाचन का जो बढ़िया मीनिंग है, जो विशिष्ट मीनिंग है, वो ये कहलाता है कि लिखे हुए या छपे हुए शब्दों को पढ़ करके उसको अर्थ ग्रहण करना, जो है उसको पढ़ करके उसको अर्थ ग्रहण करने की जो बात है उसको हम वाचन करते हैं। जैसे हम एक अच्छा सा यदि हम परिभाषा देना चाहें तो कहा गया है कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए, लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम वाचन करते हैं। जैसे कहीं किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ करके उसके अर्थ को ग्रहण करना है। तो लिखे हुए या छपे हुए शब्दों को पढ़ना और उसको अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है उसको हम लोग वाचन कहते हैं। अब हम लोग अपने विषय पे आते हैं। आदर्श वाचन की बात हुई है। आप देख रहे हैं कि आदर्श वाचन, आदर्श वाचन का मतलब क्या है? गद्य शिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षक कक्षा में 3 प्रकार के वाचन का इस्तेमाल करता है। गद्य शिक्षण में 3 प्रकार से शिक्षक वाचन का इस्तेमाल करता है, वाचन को अपने व्यवहार में लाता है, शिक्षण बिहेवियर में लाता है। पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन और तीसरा मौन वाचन। अब ये आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आदर्श वाचन हम लोग किसको कहते हैं? आदर्श वाचन का मतलब होता है, आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएं। आदर्श वाचन के बारे में कहा गया है कि जब शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में जब वाचन किया जाता है तो जनरली हम उसको आदर्श वाचन कहते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में जब उसका वाचन किया जाता है तो उसको हम लोग आदर्श वाचन कहते हैं। लेकिन इस आदर्श वाचन का मतलब क्या है? शिक्षक ही आदर्श वाचन क्यों करता है? जैसा कि आप जानते हैं कि गद्य शिक्षण में जब शिक्षक किसी कहानी या किसी नाटक या निबंध को पढ़ेगा और सबसे पहले उसका वो एक पैराग्राफ पढ़ा या 2 पैराग्राफ पढ़ लिया, तो वह जो पढ़ता है वह एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने उपस्थित है, आदर्श के रूप में उसका वाचन कर रहा है। क्योंकि शिक्षक का अनुकरण जो है छात्र करते हैं, आपको पता ही है। तो छात्र जब शिक्षक का अनुकरण करेंगे तो जब शिक्षक उस पैराग्राफ को, उस अनुच्छेद को अपने अच्छे वाणी से, स्पष्ट शब्दों में, अच्छे उतार चढ़ाव के साथ अच्छे तरीके से जब उसका वो वाचन करते हैं तो यह माना जाता है कि शिक्षक के द्वारा जो किया हुआ ये वाचन है वो अपने आप में एक आइडियल है, वो अपने आप में एक आदर्श है जिसका अनुकरण छात्र करेंगे। तो ये जो शिक्षक ने जो अपना वाचन किया सबसे पहले कक्षा कक्ष में जाने के उपरांत, विषय या पाठ्यक्रम या प्रकरण पर आने से पूर्व जब वह अपना कोई वाचन करता है, कहानी को पढ़ता है, तो उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? आदर्श वाचन करने से लाभ होते हैं कि बच्चे शिक्षक का सही तरीके से अनुकरण करते हैं। और आदर्श वाचन के बारे में कुछ बातें कही गई है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आदर्श वाचन का करते समय शिक्षक को क्या चाहिए? उसको बाएं हाथ में किताब रख करके, बाएं हाथ में किताब रख करके उसका उच्चारण करना चाहिए, आदर्श वाचन करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब हाथ के बाएं हाथ में किताब रहेगा तो हम दाएं हाथ से संचालन कर सकते हैं, हम दाएं हाथ को एक्सप्रेशन के तौर पर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दाएं हाथ से हाथ का संचालन कर सकते हैं आदर्श वाचन करते समय।
क्योंकि भाव का प्रकाशन करने के लिए शरीर के पोस्चर को हिलाना डुलाना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, तभी अब वह भाव या वह अर्थ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि आदर्श वाचन करते समय शिक्षक को एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही गई है, आदर्श वाचन के समय शिक्षक को एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आदर्श वाचन करते समय शिक्षक भी कभी कभी शब्दों को पढ़ने में गलत उच्चारण कर लेते हैं। याद रखिए, बच्चे आपका अनुकरण कर रहे हैं, आपको तो कम से कम बिल्कुल अशुद्ध उच्चारण या अस्पष्ट उच्चारण का कहीं कहीं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, उससे हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। तो शुद्ध उच्चारण करना चाहिए शिक्षक को। जहाँ जहाँ विराम चिन्ह आया है, बहुत प्रकार की मात्राओं को हम लोग पढ़ते हैं भाषा में, तो विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। तो पढ़ते समय जहाँ जहाँ विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है वहाँ हमें रुकना चाहिए। इसके साथ साथ उचित हाव भाव और उचित उतार चढ़ाव के साथ हाव भाव बहुत ज़रूरी है। यदि भय से रिलेटेड कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन भी भय की तरह दिखना चाहिए। किसी हास्य के तरीके से यदि कोई व्यंग किया गया है तो चेहरे का एक्सप्रेशन भी हास्य से संबंधित होना चाहिए। तो ये जो हाव भाव है, इसको प्रदर्शित यदि हम करते हैं तो उसके मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से खुल करके सामने आते हैं, स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं, नेचुरल लगता है वो, तो ये जरूरी है। साथ ही साथ शिक्षक को प्रफुल्लित मुद्रा में, खुशी मुद्रा में, खुश होकर के आदर्श वाचन करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे आदर्श वाचन का मतलब, कक्ष में शिक्षक के द्वारा पठित सामग्री का जब वाचन किया जाता है तो उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। फिर से मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ, कक्ष में शिक्षक के द्वारा जब पठित पाठ्य सामग्री का वाचन किया जाता है तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुकरण वाचन की। अब अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो अनुकरण किसका? अनुकरण क्यों, किस लिए, किस बात का? शिक्षक ने पढ़ लिया तो शिक्षक के बाद किसकी बारी है? छात्र की बारी है। छात्र क्या कर रहा होता है उस समय जब शिक्षक वाचन कर रहे होते हैं? सुन रहा होता है, अपने किताब को देख रहा होता है कि शिक्षक किस प्रकार से वाचन कर रहे हैं। तो शिक्षक यह जानने के लिए कि छात्र ने हमारे उच्चारण को, हमारे एक्सप्रेशन को जाना कि नहीं जाना, या हमने जिस प्रकार से किताबें की लाइनों को पढ़ा उसने समझा कि नहीं समझा, या उसको पठन आया कि नहीं आया, इस चीज़ को जानने के लिए शिक्षक छात्र की मदद लेता है। और तब अपने वाचन के ठीक बाद छात्रों को, कुछ छात्रों को, 2-3 छात्रों को खड़े होकर के कहता है कि चलिए उठिए, चलिए आप पढ़िए जरा सा, जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ करके दिखाइए। तो ये है अनुकरण वाचन। छात्र द्वारा जब शिक्षक के पठित पाठ सामग्री का जब वाचन किया जाता है, ठीक उसके उपरांत जब छात्र जब वाचन करते हैं तो उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन के मतलब याद रखिएगा, अनुकरण वाचन कभी भी होगा तो वो छात्र द्वारा ही होगा। शिक्षक अनुकरण वाचन नहीं करता, शिक्षक केवल आदर्श वाचन करता है, छात्र ही अनुकरण वाचन करता है। तो छात्र द्वारा जब वाचन किया जाएगा तो अनुकरण वाचन के अंतर्गत आता है। जैसे छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करना, उन्हें वाचन कला में निपुण बनाना और पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक आदर्श पाठन के बाद कक्षा में 2-3 छात्रों को अलग अलग अनुकरण वाचन करवाते हैं। इस लाइन का मतलब समझे आप? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि छात्र उच्चारण शुद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर लेगा शिक्षक। पहला बेनिफिट तो शिक्षक को ये हो गया। भाषा में उच्चारण का सर्वाधिक महत्व है। तो आदर्श वाचन के बाद जब छात्र अनुकरण वाचन कर रहा होता है तो शिक्षक क्या क्या ध्यान देगा? शुद्ध उच्चारण बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नंबर 1, वाचन कला में निपुण करना, बोलने की कला में मास्टरी छात्रों के लिए जरूरी है। चाहे वो किसी छपे हुए या लिखे हुए शब्द को पढ़ करके हो, चाहे ऐसे बोलना हो, तो उस कला में, वाचन भी एक प्रकार का कला है, उस कला में उसको निपुण बनाना है। यह भी उद्देश्य है अनुकरण वाचन का। तीसरी बात क्या है? छात्र केवल शब्दों का सही सही उच्चारण न करें, केवल निपुणता प्राप्त न करें, बल्कि यह भी जरूरी है कि जो पढ़ रहा है, जिस लाइन को पढ़ रहा है, उस लाइन को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को भी ग्रहण करे। देखिए 3 बेनिफिट है,
शुद्ध शुद्ध उच्चारण, निपुणता वाचन कला में, और साथ ही साथ अर्थ ग्रहण करना। ये 3 बात ध्यान रखना होगा छात्रों को अनुकरण वाचन करते समय, और ऐसा क्लास में हम लोग कराते हैं। याद रखिए, अनुकरण वाचन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए कि जब छात्र अनुकरण वाचन कर रहे होते हैं तो आप केवल उस छात्र को न देखें, बल्कि कक्ष में जो जितने छात्र बैठे हुए हैं सारे छात्र के मुख मुद्राओं को आप देखते रहें। सभी छात्र जो है अलर्ट हैं कि नहीं है, एक्टिव हैं कि नहीं है, क्योंकि उनको लगना चाहिए, हो सकता है कि इस बच्चे के बाद हमें सर खड़ा कर दें। तो ये जो है छात्रों की मुख मुद्रा को देखते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, ना कि केवल वो जो छात्र जो वाचन कर रहा होता है, अनुकरण वाचन कर रहा होता है, उन्हीं को देखना। कक्ष में समूचे छात्र को देखना है, ताकि यह ध्यान रहे कि हम सारे बच्चे हमको सुने, सारे बच्चे छात्र को सुने, और हो सके तो उस छात्र में से कोई खड़ा होकर के एक भय का भी, डर का भी एहसास होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्लासरूम में क्या होता है, ये डर और भय की उस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन ये एक मेरिट कहा गया है शिक्षक का। शिक्षक जब छात्रों को देखता है तो छात्र थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के, गंभीर होकर के थोड़ा सा रहते हैं क्लासरूम में, और पूरे क्लास को ऑब्जर्व करते समय शिक्षक का ध्यान जब किसी छात्र पर पड़ता है तो वो एकदम अपने आप को अलर्ट हो जाता है कि हो सकता है सर हमको खड़े होकर के बोलें कि चलो तुम अनुकरण वाचन करो। तो ये अनुकरण वाचन होता है, समझ गए। छात्र शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करने के उपरांत जब कुछ छात्रों को खड़े करके कक्ष में शिक्षक बोलता है कि चलिए अब आप इस लाइन को पढ़िए जो मैंने पढ़ा, जब वो छात्र उस लाइन को पढ़ता है तो उसको हम अनुकरण वाचन करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, अनुकरण वाचन करते समय छात्रों को बीच बीच में टोकने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा छात्र भावुक हो जाते हैं, उनको लगता है कि छात्र सर ने हमें क्यों टोक दिया। टोकना नहीं है, उनको बोलते रहना है। तो जो शब्द का उच्चारण उसने गलत तरीके से किया, स्पष्ट तरीके से नहीं किया, उसको आप चाहे तो ब्लैक बोर्ड पर में लिख लें जब वह अनुकरण वाचन कर रहा हो, और जब अनुकरण वाचन समाप्त हो जाए तो उस छात्र से जो अस्पष्ट उच्चारण किया उसको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करा दें। तो इससे क्या लाभ हुआ, बच्चे ने जो शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं किया था अनुकरण वाचन करने के बाद, जो ब्लैक बोर्ड पर आपने कठिन शब्दों का वो लिखा है, छात्र उसको पढ़ लेंगे। यदि बोलने में तकलीफ है, नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार उसका शिक्षक द्वारा अभ्यास कराया जाएगा, तो निश्चिंत जो है बच्चे उस शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना सीख जाएंगे। तो अनुकरण वाचन का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षक चाहे तो पूरे कक्ष में छात्र को खड़ा करके बोले कि चलिए आप इस लाइन को पढ़िए, आप इस लाइन को पढ़िए, आप इस लाइन को पढ़िए, आप इस लाइन को पढ़िए। इससे बहुत ही स्किल इम्प्रूव होगा। कौन सा स्किल? भाषा का जो तीसरा स्किल है, पढ़ना, वाचन करना, ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अब हम तीसरे वाचन की बात करें, मौन वाचन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मौन वाचन जो है, गद्य शिक्षण में मौन वाचन का भी बड़ा महत्व माना गया है। मौन का मतलब चुप रहना, मन ही मन, बिना होठ हिलाए, बिना किसी एक्सप्रेशन के। शिक्षक आदर्श वाचन किया, अनुकरण वाचन करवा लिया, अब शिक्षक कहता है चलो अब आप अपनी किताबों पर ध्यान कंसंट्रेट करो और मन ही मन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ो, इस पैराग्राफ से लेकर के इस पैराग्राफ तक पढ़ो। जब छात्र मन ही मन मौन वाचन करता है, मन ही मन पढ़ता है, तो उसको हम कक्ष में मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन याद रखिए, मौन वाचन तभी कराना चाहिए जब आप आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के बाद जब कठिन शब्दों के शब्दार्थ बता दें। याद रखिए, मौन वाचन से पहले शब्दार्थ कथन आता है, शब्दों के शब्दार्थ बता दिए जाने चाहिए। क्योंकि जब आप मौन वाचन करेंगे तो शिक्षक या छात्र यह कोशिश करता है कि कठिन शब्द जो आए हैं मौन वाचन करते समय उसका मीनिंग तो हम जानते ही नहीं हैं, तो फिर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि मौन वाचन करने से पूर्व आप शब्दों के शब्दार्थ बता दें, ये बेहद ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। मौन वाचन से पहले आप शब्दों के शब्दार्थ बता दें। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कविता में पद्य शिक्षण में जो है मौन वाचन नहीं होता। पद्य शिक्षण में मौन वाचन कहीं नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मौन वाचन केवल और केवल गद्य शिक्षण में ही होता है, और मौन वाचन बहुत तरीके से किया जाता है। यदि आप देखेंगे
तो मौन वाचन के बारे में कहा गया है कि उसमें कई प्रकार से वाचन किया जाता है। जैसे उसमें कहा गया है द्रुत वाचन, जब आप मौन होते हैं तो आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास। मन ही मन जब आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से पढ़ते हैं, लेकिन वही चीज़ बोलना पड़ जाए तो शायद आप तेज़ी से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मौन वाचन करने का उद्देश्य क्या होता है? तेज़ी से बच्चा पढ़ ले। परिचित शब्दावली, जो शब्द के शब्दार्थ बता दिए गए हैं, तो बच्चे उस शब्दावली का जब अर्थ जान लेंगे तो सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ मौन वाचन का अभ्यास यदि किसी छात्र के द्वारा होता है, यदि वो मौन वाचन अच्छे से जानता है, तो अवकाश के समय का वो सदुपयोग कर सकता है। खाली बैठा है कहीं, जैसे मान लो क्लास में ही खाली बैठा है या कहीं और जगह खाली बैठा है, तो वो मन ही मन पढ़ सकता है। जानते ही हैं लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो क्या वहाँ बोल करके पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी में हम शांत चित्त होकर के किसी किताब को लेकर के मन ही मन पढ़ते रहते हैं। तो मन ही मन पढ़ना भी एक प्रकार का वाचन है। इसके साथ साथ मौन वाचन के द्वारा हम सेल्फ स्टडी करते हैं। घर जब आते हैं तो घर में क्या हम लोग एक कोने में बैठ करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते रहते हैं? ऐसा तो नहीं है, मन ही मन पढ़ते हैं। तो इससे सेल्फ स्टडी करने में भी काफ़ी सहायता होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये जाना कि गद्य शिक्षण करते समय 3 प्रकार के वाचन, याद रखिएगा, गद्य शिक्षण करते समय 3 प्रकार के वाचन शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। पहला आदर्श वाचन, जो शिक्षक स्वयं करता है। दूसरा अनुकरण वाचन, जो छात्र के द्वारा करवाया जाता है। और तीसरा मौन वाचन, जो मन ही मन छात्र किताब को देख करके उसको पढ़ता है, तो ये मौन वाचन है। तो ये 3 प्रकार के वाचन का महत्व गद्य शिक्षण में बताया गया है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को बताने में काफ़ी सरलतापूर्वक मैंने कोशिश की है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आप नहीं समझे होंगे तो काइंडली आप हमसे हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मैं चाहूँगा कि आपको उसकी मीनिंग को बता दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।